नो सर ऑफ है। Okay, I have switched it on. So see, physiology of nitrogen excretion. ठीक है, ये भी चलेगा, बट इट्स ज्यादा अच्छा होता है ये लिखता अगर नाइट्रोजीनस वेस्ट, ओके, नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीशन। तो आप लोग जब कॉपी में आंसर बनाओगे, नोट्स बनाओगे, तो आप लिखोगे नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीशन। ओके, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, इस पॉइंट से भी मुझे दिक्कत है क्योंकि ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया कैन बी डन केमिकली ऑल्सो। खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है दैट ऑल्सो इज यूरिया। ओके, यूरिया क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है, बस, वन कार्बन कंपाउंड। ओके, लेकिन दो नाइट्रोजन है इसमें, यूरिया में। सिंपली कहें तो यूरिया को आप समझ लो कि देयर इज, समझ लो क्या, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, 2 अमीन ग्रुप्स आर कंडेंस्ड हियर। ओके, आ गया 2, 2, एक 3 और एक चार्ज जो है, 2 एक 3 और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, this is the formula of urea, this is urea. So you will notice here there is only one carbon here. Okay, one carbon compound it is, and this carbon is attached to 2 ammonia moieties. Okay, so ये balance, and this is stable compound. So synthesis of urea can be done chemically. It is done in the laboratory. You can get the urea after a chemical reaction. So it can be done in the factory. So urea can be manufactured chemically. But urea is also getting formed inside your liver. Okay? In the cells of the liver, hepatocytes, where the urea synthesis is occurring. So that synthesis of urea is called biosynthesis. तो यहाँ पर appropriately क्या होना चाहिए था? Biosynthesis of urea. आपके बॉडी, and this is the mammalian physiology. Mammalian physiology of the correct topic ऐसा होना चाहिए, mammalian physiology of the nitrogenous waste excretion. Synthesis की जगह होना चाहिए था biosynthesis of urea and its removal. Okay students, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। दिस इज यूरिया। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ये आप आसानी से याद कर सकते हो। ओके, कार्बोनिल कार्बन है, तो चूंकि एक ही कार्बन है इसलिए कार्बोनिल कार्बन इसको नाम नहीं कर सकते, एक कार्बन है। ओके, उस पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ओके, फंक्शनल ग्रुप COOH, फंक्शनल ग्रुप
कार्बोक्सिल का क्या होता है? COOH। तो इस तरफ अमोनिया है ही, एंड दिस OH इज रिप्लेस्ड, समझ लो कि रिप्लेस्ड हो गया विद दूसरा अमोनिया। ओके, so now it has become, so this is the carboxyl derivative। ओके, तो आप कहोगे यूरिया 2 अमोनिया है, एक कार्बन के साथ अटैच्ड। ओके, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है ऑन द सेम कार्बन। सो 4 वैलेंस इज फुलफिल्ड हियर, 2, एक 3, एक 4। ओके, और नाइट्रोजन का भी 3 वैलेंस फुलफिल्ड है। ओके नहीं, 3 वैलेंसी फुलफिल तो है, लेकिन प्लस साइन कैसे होगा? सॉरी, यहाँ NH3, क्योंकि यूरिया जब सिंथेसाइज होता है तो वो आयोनाइज्ड नहीं होता है। ओके, बट द सेम अमीन ग्रुप व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड, वहां से ट्रांसफर होके यहाँ पर आया। अभी आपको यूरिया साइकिल थोड़ा बताऊंगा तो वहां आप समझ जाओगे। तो उसमें NH3 है। ओके, सो द प्लस साइन वाज देयर, यहाँ प्लस साइन नहीं होगा यूरिया में। And this urea is synthesized in the cells of the liver। ओके, अब सेल के अंदर भी क्या लोकेशन है इसका, कहां पर सिंथेसाइज हो रहा है यूरिया का सिंथेसिस? आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, सुना है नाम? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ओके, yes, sir. ठीक है। So basically this pathway, the synthesis of urea consists of 5 steps, basic steps, 5 elementary steps, मतलब 5 ही स्टेप है इसमें, आसानी से याद हो जाएगा आपको। उन 5 में से 2 स्टेप हो रहे हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में, 3 स्टेप पूरा हो रहा है साइटोप्लाज्म में। So this urea cycle is, some of the steps are taking place inside mitochondria and some of the steps क्या लिखोगे, are taking outside the mitochondria, means in the cytosol। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, बताइए कि नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? Why urea is getting produced? क्यों जरूरत है नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन की? इसलिए जरूरत है आपको, आपको ही नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको, ओके, प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी बिकॉज what these animals are doing basically when they are feeding, basically they are taking 4 types of, क्या खाते हैं हम लोग? मैक्रोमोलिक्यूल्स ही खाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, या कह लें 4 types of biomacromolecules। What we eat, we take protein, we take fat or lipid in our diet. Not only us, all the animals of animal kingdom, protein, fat, lipid, they are taking, sorry, carbohydrates too। क्या बच गया? And we are also eating DNA, RNA,
ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, जब एनिमल का मीट खा रहे हैं कोई, या प्लांट का प्रोडक्ट ही, प्लांट में भी सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो चाहे आलू खाएं चाहे मीट खाएं, डीएनए तो वो ले रहा है। ओके, आरएनए जो भी पदार्थ खा रहे हैं, फूड पार्टिकल, उसमें ये चार मुख्य तरह के यही है मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट यू आर ईटिंग। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लिपिड के साथ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ओके, प्लांट्स को क्यों नहीं ये प्रॉब्लम है? बिकॉज प्लांट्स हैव द पाथवे टू फिक्स द नाइट्रोजन, to store the nitrogen in its wood, in its body, in its biomass. But we do not have the pathway to fix the nitrogen in our system. Okay, we can only utilize the nitrogen for a time being. And there is a nitrogen cycle. Nitrogen will get eliminated from the body. Finally, it will take exit. अब आप देखिए इसमें कि फैट और लिपिड में do you find nitrogen? No. No nitrogen in fat and lipids. In carbohydrates, exceptions are few, only N-glycosamine, glucosamine, carbohydrate residues, or there are some nitrogen derivatives also, but majority of the carbohydrates that we are taking for the food, and that is from the plant origin or the animal origin. क्या एनिमल ओरिजिन से कार्बोहाइड्रेट लिए तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट लिया? जो मीट खा रहा है वो ग्लाइकोजन खा रहा है। ओके, और प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लिया तो ज्यादातर क्या है उसमें? आपका स्टार्च और सेलुलोज। सेलुलोज तो हम लोग पचाते नहीं है, फाइबर है, और स्टार्च से भी टेक द एनर्जी आउट बिकॉज दिस इज अल्फा एमाइलोज। तो भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है, we have the enzymes to break these alpha glycosidic bonds, but in cellulose the same polymer, okay, made up of the same monosaccharide unit, glucose, because of the presence of beta glycosidic links, we do not have the system, we do not have the enzyme which can break that beta glycosidic bonds. तो बीटा बॉन्ड हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, नॉट एज बहुत सारे एनिमल्स, ओनली some microbes have this potential to give rise to cellulase enzyme. Only few microbes. Basically, they are belonging to decomposers and termites, etc. Okay. तो नाइट्रोजन इसमें भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं है नाइट्रोजन, फैट लिपिड में भी नहीं। प्रोटीन में है नाइट्रोजन that you are eating? Yes, it is there. Because protein is made up of amino acids, and essentially every amino acid is having at least one nitrogen. क्या है? Deuterion है every amino acid. Okay? क्या है? COO group, one amine group, one carboxyl group, one amine group, one hydrogen, and the variable R group. Nitrogen can be present in this R group also, जैसे कि लाइसिन। ओके, तो कम से कम एक नाइट्रोजन तो हर अमाइनो एसिड में है। सो प्रोटीन इज रिच इन नाइट्रोजन, and the same goes for DNA and RNA too, because they have nitrogenous bases. याद करो एडेनिन का स्ट्रक्चर। ओके, we have more than 2 nitrogen in
purines, and at least 2 nitrogen in pyrimidics. So DNA and RNA also are having nitrogen. Okay. Now DNA RNA तो सेल न्यूक्लियस के अंदर जितना DNA RNA बनना था, अब सेल डिवीजन के टाइम में जरूरत पड़ेगा, that is fixed. And constantly you are taking the nitrogen from the food because your food contains protein, fat, lipid. Your food contains protein, DNA and RNA, and these 3 major macromolecules will contribute to the nitrogen in your body. And because of that, there is a requirement of an efficient system which eliminates this nitrogen constantly from your circulation. And how this is achieved, so that I will come to that now. So, यहाँ तक समझ में आया students? Yes, sir. In animal kingdom, so far you have studied invertebrates and vertebrates. What you have seen is basically there are 2 modes of habitat, 2 types of habitat. One क्या था? Aquatic, and दूसरा terrestrial. Okay. And according to this mode of adaptations, the mechanism of the removal of this nitrogenous waste is also different in these 2 systems. The animals dwelling in these 2 systems. The animals which are aquatic, they produce ammonia constantly. And every cell produces ammonia. Ammonia is the byproduct. ये आप याद रखो. Ammonia is, ये हो गया ammonia. अगर बोतल में बंद है तो शीशा में, लेबोरेटरी में. लेकिन अगर बॉडी में है तो same ammonia is in ionized state because you have a physiological pH which is 7 of your body in this state. Okay. So now ये ammonia जो है, this ammonia, whether this or this, okay, it is very toxic to your body. Even if this goes inside your body, this will change into this under the physiological pH, and that one is toxic. Toxic for your brain because this is a small molecule and it can cross the blood-brain barrier and it may lead to a permanent damage to the nerve tissues. Okay. And a high exposure of ammonia constantly for even for days, for a couple of days is lethal. Your body cannot tolerate it. But this ammonia is getting produced constantly by all of the cells present in your body. All of the cells. यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ लीवर में, लेकिन अमोनिया जो है वो हमारे बॉडी के सारे सेल्स बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हर सेल को प्रोटीन की जरूरत है, हर सेल को अब इसीलिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत है. ओके. तो यह अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. देयर इज ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे, ओके, in which deamination occurs. ठीक है. अमाइनो एसिड का डीअमीनेशन करवा के अगर इस अमाइनो एसिड से ये अमोनिया को निकाल के यहाँ
मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। नाउ दिस इज डिफरेंट कंपाउंड, ओके। जैसे एस्पार्टेट एंड पायरुवेट, only difference between these two is one ammonia, okay. So this type of interconvergence gluconeogenetic pathway takes place in the cytoplasm all the time. So deamination reactions, there are deaminases, the enzymes, these are present in the cytosol. This reaction keeps on going to meet the cellular need. Interconversion of amino acids takes place. Even the energy is also yielded from the amino acids when a person goes on carbless diet. आजकल फैशन में है, सेलिब्रिटी लोग बहुत इसको करता है, मैं कार्बलेस खाता हूँ, मतलब कार्ब बोलने का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट लेस फूड, ओके, ठीक है, खाओ, but high ammonia, because your food is now rich in protein, आपको बॉडी सिक्स पैक और ये सब बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, उसके लिए आप पूरा प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, ओके, काफी ज्यादा, तो उसका एडवर्स इफेक्ट, ओके, so this will lead to the enhanced production of ammonia by the cells, all the cells of your body, and such habits are not considered as the healthy ones, okay. और ये लोग की डेथ भी हो जाती है बहुत जल्दी, इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कईयों की डेथ भी हो जाती है। तो आप सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान दो, इनको मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने का मतलब नहीं कि हेल्दी डाइट है वो। This will exert pressure on your body because this protein is laden with the nitrogen, and that nitrogen is eager to leave your body. The more time it spends in your body, the more it is going to harm your body. Okay. So that nitrogen needs to be eliminated. For aquatic animals, this ammonia is directly eliminated because this animal is already living in the water. So ammonia is constantly getting removed by the excretory system of the animal. Okay, there is no such modifications over there. Ammonia produced hua, that ammonia is getting filtered in the kidney, and the ammonia is mixed with the urine and it is going out of the body. So a large amount of water is required for that, because even a little amount of ammonia cannot be tolerated. So a large constantly, जैसे सपोज करो कि बहुत अच्छा मार्बल का चकाचक घर है, एक छोटा सा उस मतलब फ्लोर है, उस पर कोई एक गंदा पैर से थोड़ा सा ही हिस्सा उस पर रख दिया, मतलब चप्पल का, तो पूरे फ्लोर की खूबसूरती चली गई। तो उसी तरह बॉडी में थोड़ा सा भी अमोनिया नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को आप बॉडी में से एक्सक्रीट करना है, तो उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी में रह ही रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवोल्यूशन में कोई पाथवे का इसमें विकास नहीं हुआ जो एक्वेटिक एनिमल्स है। सो दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं हमको? अमोनोटेलिक। ठीक, कौन से एनिमल्स हैं ये? जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट ओके इज ammonia. When nitrogenous waste is ammonia, then the animal is ammoniotelic, and ammoniotelic animals lives in water. Aquatic animals. अब लैंड पर आया एनिमल,
तो लैंड पर आने से जरूरत, अब लैंड पर तो पानी मिलेगा नहीं कॉन्स्टेंटली उसको बहाने के लिए, धीरे धीरे पेशाब करता रहे कॉन्स्टेंटली, लैंड पर तो संभव नहीं है। ओके और अगर धीरे धीरे वो अमोनिया करता तो फिर धीरे धीरे उसको पानी भी बाहर से लेगा, और लैंड पर ये संभव नहीं। लैंड पर कुछ अलग मॉडिफिकेशन या पाथवे का विकास हुआ और इसमें यूरिया बायोसिंथेसिस pathway appeared later। ठीक, फिर उसके पहले यूरिक एसिड बायोसिंथेसिस appeared first। So the animals, the land dwelling animals such as reptiles, birds, these animals are uricotelic। ठीक, mammals like us, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैमेलियन फिजियोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, और टॉपिक में भी है बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। वी आर यूरियोटेलिक। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। We mammals are ureotelic, and we have devised a unique strategy to combat this problem, the ammonia problem. How? What we are doing is, in the special organ like liver, in that special cell, hepatocytes, liver is basically made up of, largely made up of hepatocytes. So our special cell in special organ has been assigned this function. What it is doing? It is combining two ammonia molecules, दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक कार्बन के साथ, और उस कार्बन को एक फुसलाट दे दिए हम। हाँ ये देखो स्ट्रक्चर है ना, ऑक्सीजन भी, ओके, प्लस साइन नहीं होगा, NH2 NH2, ठीक है, इसको फुसलाया ऑक्सीजन देके और साथ में दो अमोनिया बांध दिए इसको। अब ये टॉक्सिक नहीं रह जाता है, क्यों? क्योंकि दिस यूरिया कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर and it cannot cause harm over there. Why ammonia is toxic to the brain? Because it is a small molecule and it can easily diffuse to the diffuse that barrier, blood brain barrier, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं है, तो ब्लड ब्रेन और ब्लड के बीच में जो कम्युनिकेशन है, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का, CO2 का, ये सब जो है वो होता है बीच में इंटरफेस है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। CSF इधर ब्रेन है और इधर ब्लड है। ओके, नाउ सी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर टॉपिक। See, what we are doing is we are combining two ammonia molecules with one carbon, and this urea is not toxic anymore. Okay, so the formation of urea is happening in the hepatocytes. What hepatocyte is doing is it is collecting ammonia produced by all the cells, and from all the cells this ammonia has come to the blood, and from that blood the ammonia has been taken by the hepatocytes. Okay, ammonia has taken by the hepatocytes. उसके बाद अमोनिया को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
ले जाया जाता है, ये चला जाता है, इट डिफ्यूजेस टू माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट रीचेज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट अमोनिया. And in the mitochondria, the first step of this biosynthesis of urea occurs. So urea, basically this is cycle. Biosynthesis of urea is cycle. Cycle उसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का इंटरमीडिएट या मेटाबोलाइट सेम ही हो, ओके, वो क्लोज हो, एंड कैसे होता है ये अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे. इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ सिंथेसिस ऑफ यूरिया से है, उसको हमको ठीक कर लेते हैं पहले. बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया मतलब फिर फैक्ट्री में भी बन रहा है यूरिया. बायो सिंथेसिस ऑफ यूरिया,